हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम यूनिट नंबर 3 में हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग। और हम एक एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे थे। दैट एल्गोरिथम इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और उसमें हमने 4-5 न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो किस तरीके से अलग अलग न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है, जिसमें अलग अलग हमने सॉल्व करने का तरीका था, कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंसेस थे। जैसे प्रीवियस जो हमने न्यूमेरिकल किया था सॉल्व, उसके अंदर हमने एफिशिएंसी निकालने का काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 3 न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे तो सब लगभग उस सभी तरह के न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे, सभी तरह का पैटर्न कवर हो जाएगा जो एग्जाम में इससे संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग सेट ऑफ 4 प्रोसेसेस। हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर? 4 प्रोसेसेस विद देयर फॉलोइंग अराइवल टाइम एंड सीपीयू बर्स्ट टाइम। 4 प्रोसेस है आपके पास, P1, P2, P3, P4. These are the processes. Process 1 is P1, P2, P3, P4 and the arrival time is 0, 1, 3, 5. P1 come at arrival time is 0 और P2 आता है 1 पे, P3 आता है यूनिट 5 यूनिट ऑफ टाइम पे, P4 आता है 6 यूनिट ऑफ टाइम पे। एंड व्हाट इज द CPU burst? How much CPU burst CPU processing required? That is for P1 is 2, P2 is 2, P3 is 3 and P4 is 4. So what we have to calculate if FCFS scheduling algorithm. कौन सी एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे हैं? FCFS के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इज फॉलोड, कैलकुलेट दी, अब सब निकालना है, टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम एंड वी हैव टू कैलकुलेट दी रेस्पॉन्स टाइम ऑल्सो। ये आप समझ लीजिए। टर्न अराउंड टाइम TAT लिख दिया मैंने शॉर्ट में, टर्न अराउंड टाइम चलिए लिख देता हूँ। दिस इज turn around time, this is average turn around time, this is waiting time and this is average waiting time and we have to calculate RT, that is response time. तो what is response time? क्योंकि इसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। फिर टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? कंप्लीशन टाइम माइनस जो उसका अराइवल टाइम है उसे माइनस कर लेते हैं। फिर एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं डिवाइड करके जितने प्रोसेस नंबर हैं। वेटिंग टाइम में क्या करते हैं? वेटिंग टाइम में हम टर्न अराउंड टाइम में से क्या माइनस करते हैं? CPU बर्स्ट करते हैं और फिर डिवाइड करके सभी से उस वैल्यू को, सभी नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, तो वी गेट दी एवरेज वेटिंग टाइम। देन व्हाट इज रेस्पॉन्स टाइम? ऑलरेडी हिंट इज गिवन है। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है? पहली बार किसी प्रोसेस को CPU कब मिलता है वो टाइम माइनस कर देते हैं अराइवल टाइम में से। कैसे करते हैं? रेस्पॉन्स टाइम इज द टाइम एट विच द प्रोसेस गॉट द CPU फर्स्ट टाइम, एट विच द प्रोसेस गॉट द CPU फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, याद कर लीजिए इसे। जो रेस्पॉन्स टाइम है, पहली बार, रेस्पॉन्स का मतलब ही क्या है? रेस्पॉन्स का मतलब है आप आए और आपको डॉक्टर साहब में मिलना है। आप कितने बजे आए और कितने बजे आपकी मुलाकात हुई? तो कितने बजे आए तो दैट इज अराइवल टाइम, है ना। वो माइनस कर देंगे कि मैं आया 10 बजे लेकिन 11 बजे मिला, तो रेस्पॉन्स टाइम कितना हो गया? 1 आवर मुझे लगा आपसे मिलने में, CPU से मिलने में। तो रेस्पॉन्स टाइम इज द टाइम एट विच द प्रोसेस गॉट द CPU फर्स्ट टाइम। पहली बार जब CPU से मिलेगा, हालांकि ये पहली बार जो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कैसी एल्गोरिथम है ये नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप की एल्गोरिथम है। एक बार CPU जब किसी प्रोसेस को मिल जाएगा तो उसका पहला कंप्लीशन पूरा होगा जब तक उससे वो CPU नहीं लिया जाएगा। लेकिन कुछ एल्गोरिथम ऐसी भी हैं जो नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप की हैं, जिसमें पहले एक प्रोसेस आएगा, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, फिर जब प्रायोरिटी हाई होगी या किसी वजह से दूसरा प्रोसेस आ जाएगा और जो पहले प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा था वो बाहर आ जाएगा, उससे CPU ले लिया जाएगा, CPU डीएलोकेशन हो जाएगा। फिर जब उसको दोबारा चांस मिलेगा, फिर तिबारा चांस मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ एल्गोरिथम ऐसी भी हैं जिसके अंदर कैसे होगा एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन, कैसे होगा? प्रीएम्प्टिव एनवायरनमेंट में होगा। उस टाइम पे पहली बार दूसरी बार का कुछ मतलब होगा। So that's why we have written that response time is time at which the process got the CPU first time minus arrival time। ऐसे हम response time कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक बात और भी है, जो नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप की एल्गोरिथम होती हैं, जैसे कि ये FCFS है, तो ये आपको समझ लेनी है बात। क्योंकि इसमें जब एक बार प्रोसेस किसी को CPU को मिल जाता है तो इसका मतलब पहली बार ही उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, अगर कोई इनपुट आउटपुट के लिए उसे नहीं जाना होता है। और इन न्यूमेरिकल्स के अंदर केवल CPU बर्स्ट गिवन है, IO बर्स्ट गिवन नहीं है। इसका मतलब जो भी प्रोसेस आता है वो CPU बर्स्ट के लिए आता है, IO बर्स्ट के लिए नहीं जाता है। तो जो अगर ये नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप की एल्गोरिथम जैसे FCFS है, क्योंकि ये किस टाइप की है? नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ
नॉन प्रीएम्पशन का मतलब है एक बार कोई प्रोसेस अगर सीपीयू उसे मिल गया है तो सीपीयू उसी के साथ रहेगा जब तक उसका पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हो जाएगा, वो बाहर नहीं होगा, उससे सीपीयू डीएलोकेशन नहीं होगा। तो ये कोई मीनिंग ही नहीं बनता रेस्पॉन्स टाइम में कि दूसरी बार उस प्रोसेस का कोई चांस आएगा। तो नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम में जो वेटिंग टाइम होगा वही रेस्पॉन्स टाइम के बराबर होगा। इन केस ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स इट इज इक्वल टू द वेटिंग टाइम। तो ये बात आपको याद रखनी है, अपने दिमाग में सेट करनी है। टर्न अराउंड टाइम तो टोटल टाइम होता है, यानी कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कब कितने उसे वेट करनी पड़ी, कब वो आया। और टर्न अराउंड टाइम दिस इज द कंप्लीशन टाइम, जब तक वो कंप्लीट होगा। एवरेज निकाल लेंगे वेटिंग टाइम, जितनी देर उसे वेट करना पड़ा रेडी क्यू के अंदर, एवरेज वेटिंग टाइम। एंड रेस्पॉन्स टाइम इज फर्स्ट टाइम सीपीयू से कम मिला उसमें से अराइवल टाइम माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द रेस्पॉन्स टाइम। और दो तरह की एल्गोरिथम है, प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव। तो जो नॉन प्रीएम्प्टिव है, जैसे कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, इस नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर रेस्पॉन्स टाइम हमेशा वेटिंग टाइम के बराबर होगा। तो अगर इस एफसीएफएस में रेस्पॉन्स टाइम पूछा जाता है तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि आपका आंसर सही है कि गलत है। जो वेटिंग टाइम आएगा वही रेस्पॉन्स टाइम आना चाहिए अगर हम इससे कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। और आपको मालूम है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, हमें गैंट चार्ट बनाना होता है। चलिए गैंट चार्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे गैंट चार्ट, ऐसे बना लेते हैं। सबसे पहले जीरो टाइम पे कौन आया, P1 आया, तो P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। कितना चाहिए उसे टाइम, उसे चाहिए 2 यूनिट ऑफ टाइम। तो 2 यूनिट ऑफ टाइम तक और किसका एग्जीक्यूशन होगा, P1 का एग्जीक्यूशन होगा। अब अराइवल टाइम कितना हो गया, अब दूसरा है 1 पे आता है, दूसरा 1 पे आता है, तो ऑलरेडी हम 2 पे पहुंच चुके हैं, तो 1 पे ऑलरेडी रेडी क्यू में है, तो ये आ गया। अगर ये प्रीएम्प्टिव टाइप की होती तो 1 पे आने पे P1 को रोक दिया जाता, लेकिन ये कैसी है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप की है। P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका था, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए उसका एग्जीक्यूशन होना था। हालांकि 1 पे यानी कि इन बिटवीन जब P1 का एग्जीक्यूशन चल रहा है तो P2 भी आ चुका है, लेकिन P2 P1 को इंटरप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये कैसी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके, तो 1 पे अब कौन आ गया, 2 आ गया, तो सॉरी P2 आ गया। और P2 को कितना सीपीयू बस कितना है, P2 का 2 है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो P1 भी एग्जीक्यूट होगा, P2 भी हो गया, और वहां कहां पे हम 4 यूनिट ऑफ टाइम पे हैं। देखिए अब P3 आया 5 पे, हम हैं 4 पे, P3 आया 5 पे। इस बात को ध्यान रखना एग्जाम में कि हम हैं 4 यूनिट ऑफ टाइम पे, 11 बजे हैं अभी, और ये आया 12 बजे, ऐसे समझ लीजिए। ये 4 बजे हैं, ये आया 5 बजे, तो 4 से 5 का जो टाइम होगा उस समय पे डॉक्टर साहब खाली होंगे क्योंकि इसी प्रोसेस का वेट हो रहा है, तो उस समय पे सीपीयू पे कोई काम नहीं है। तो ये जो स्टेट है दिस इज सीपीयू आइडियल, सीपीयू आइडियल टाइम, दिस इज सीपीयू आइडियल टाइम, क्योंकि इस समय पे कोई प्रोसेस है ही नहीं, क्योंकि ये 5 बजे आया, तो P3 5 बज गए अब आपके, 5 यूनिट ऑफ टाइम हो गया, तो P3 आ गया, तो P3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, और P3 को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। इतनी रिक्वायरमेंट है। नाउ ओनली 1 इज लेफ्ट, P4। ऑलरेडी हम 8 यूनिट ऑफ टाइम पे हैं, P4 रेडी क्यू में है, ले सकता है, समय आ गया उसका, तो 4 कर देंगे, 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। और कौन आ गया यहाँ पे, P4 आ गया। देखिए अगर आपका गैंट चार्ट बिल्कुल सही बनेगा देन ओनली यू विल गेट दी करेक्ट आंसर। अगर यहाँ कुछ आप मिस्टेक कर देते हैं, आप सिंपली इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि मैं किस टाइम पे हूँ और वो किस टाइम पे आया, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। मोस्टली स्टूडेंट इस तरह की मिस्टेक एग्जाम के अंदर करते हैं, इसीलिए उनका आंसर डिफरेंट आता है। तो 4 पे जब आप थे, 5 पे वो प्रोसेस आया, तो 4 से 5 का जो टाइम है दैट इज सीपीयू आइडियल टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैंट चार्ट बन चुका है, अब हमें सब पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। प्रोसेस आईडी गिवन है क्वेश्चन में, अराइवल टाइम गिवन है क्वेश्चन में, सीपीयू बस टाइम गिवन है क्वेश्चन में। एक बार चेक कर लेते हैं। अराइवल टाइम इज 0156, अराइवल टाइम इज 0156, एंड देन सीपीयू बर्स्ट इज 2234, सीपीयू बर्स्ट इज 2234। चलिए ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं कंप्लीशन टाइम। गैंट चार्ट से कंप्लीशन टाइम मिल जाएगा। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 2 है, यहां से समझ जाएंगे आप। P1 को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 2 पे वो जाके कंप्लीट हुआ, तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 2 है। कलर चेंज कर लेता हूं। P1 का कंप्लीशन टाइम दैट इज 2, P1 कंप्लीशन टाइम इज 2। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 4 है, P2 कंप्लीशन टाइम इज 4। देन P3 कंप्लीशन टाइम इज, P3 कब कंप्लीट हुआ, 8 पे कंप्लीट हुआ, P3 कंप्लीशन टाइम इज 8, एंड P4 कंप्लीशन टाइम इज 12, P4 कंप्लीशन टाइम इज 12।
ठीक है, टोटल निकालेंगे अगर आप इसका तो टोटल कितना आएगा, 4 2 6 2 8, 4 2 6 और 2 8 8 16, 126। और अगर इसका सीपीयू बस का टोटल निकालेंगे कितना आएगा, 2 और 2 4 और 3 7। अच्छा, इसके टोटल करने की जरूरत ही नहीं है अभी हमें, वो हमें किसका करना होगा, इसके टोटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 3 7 और 2 2 11 लिख देता हूँ, चलिए 2 और 2 4 3 7 और 4 11। तो ये दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। ओके, वी हैव कैलकुलेट द टोटल ऑल्सो। आगे क्या करेंगे, टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या है, 2 4 8 एंड 12 माइनस 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 अराइवल टाइम इज 0 1 5 6। अराइवल टाइम इज 0 1 5 6। तो 2 minus 0 is 0, sorry 2 minus 0 is 2, 4 minus 1 is 3, 8 minus 5 is 3, 12 minus 6 is 6. This is turn around time. इसके बाद क्या निकालेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो कैसे आएगा, 2 plus 3 plus 3 plus 6 divided by 1 2 3 4 4 processes. What it will be, 3 3 6 2 8 6 8 6 14/4, तो 4 तिया 12 और 2 बचा 20, 4 पंजे 20। तो दिस इज योर आंसर। मैंने आंसर ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ 3.5, तो दिस इज करेक्ट आंसर। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले पूछा था कि सबसे पहले निकालिए टर्न अराउंड टाइम, वी हैव कैलकुलेटेड हर एक प्रोसेस का। एवरेज टर्न अराउंड टाइम वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, चलिए मेरे साथ साथ करते जाइए। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माने सीपीयू बस टाइम। Turn around time we have calculated, this is 2, this is 3, this is 3 and this is 6. Minus 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 minus, CPU bus time is 2 2 3 4, 2 2 3 and 4. Answer is 2 minus 2 is 0, 3 minus 2 is 1, 3 minus 3 is 0, 6 minus 4 is 2. Total will be 2 or 1 3. Now we have to calculate average waiting time. Average waiting time is 3. ये टोटल आया, वेटिंग टाइम कितना आया, 3। टोटल मैंने कर लिया, या तो मैं 0 + 1 ऐसे भी लिख देता हूँ। चलिए 0 + 1 + 0 + 3 और डिवाइडेड बाय हाउ मेनी प्रोसेस, 1 2 3 4, 4 प्रोसेसेस। तो इट विल बी टोटल, इट विल बी सॉरी दिस इज 2, 0 + 1 + 0 + 2 divided by 3, it will be 3/3. This is equals 3/4, sorry 3/4। 3/4 is 4 से डिवाइड करेंगे 3 को तो कितना आएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 4 7 28 और फिर 2 आएगा, 0 हो जाएगा, 4 पंजे 20। दिस इज इक्वल टू 0.75 एंड दिस इज योर आंसर 0.75। ठीक है, एक चीज रह गई, एक चीज और पूछी है इसमें, व्हाट इज दैट, दैट इज रेस्पॉन्स टाइम। तो रेस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करते हैं, वो इसके लिए जगह नहीं बची यहाँ पे। तो रेस्पॉन्स टाइम मैं यहाँ निकाल देता हूँ। रेस्पॉन्स टाइम निकालने का क्या तरीका है, रेस्पॉन्स टाइम इक्वल्स टू फर्स्ट टाइम सीपीयू एलोकेशन माइनस सीपीयू एलोकेशन माइनस अराइवल टाइम, ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट टाइम सीपीयू एलोकेशन, या यू कैन से रेस्पॉन्स टाइम इज टाइम एट विच द प्रोसेस गॉट द सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो माइनस अराइवल टाइम, तो कितने प्रोसेस हैं, P1 P2 P3 एंड P4। P1 का कितना है, फर्स्ट टाइम कब मिला P1, P1 को CPU मिला 0 पे मिला, फर्स्ट टाइम CPU 0 पे मिला। P2 को कब मिला, P2 को 2 पे मिला, P2 को सबसे पहले लोकेशन 2 पे हुआ। P3 का कब हुआ, P3 का 5 पे हुआ, P3 का 5 पे हुआ। P4 को कब मिला CPU एलोकेशन, P4 को 8 पे मिला, तो फर्स्ट टाइम 8 पे मिला। माइनस 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 अराइवल टाइम, अराइवल टाइम 0 1 5 6, 0 1 5 6, तो इट विल बी 0, इट विल बी 1 0 एंड दिस इज 2। तो अगर मैं इसका निकालूं, देखिए वेटिंग टाइम से कंपेयर करूं, तो वेटिंग टाइम इसका 0 था, इसका भी 0 है, इसका 1 था, इसका भी 1 है, इसका वेटिंग टाइम 0 था, 0 है, इसका वेटिंग टाइम कितना था, 2 था, रेस्पॉन्स टाइम भी 2 आया है। अगर मैं एवरेज रेस्पॉन्स टाइम निकालूं तो कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज अगेन इक्वल्स टू 0.75। तो ये ऑलरेडी आपको मालूम है, क्योंकि दिस इज हाउ व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू, दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव
शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, नॉन प्रीएम्प्टिव में जो रेस्पॉन्स टाइम होगा, रेस्पॉन्स टाइम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू यू कैन से वेटिंग टाइम। ठीक है, तो इसीलिए दोनों आंसर आपके सेम आएंगे। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो जैसे वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया एज इट इज लिख दीजिए, कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यही सब पूछा गया था इसके अंदर। देखिए इसी तरह का बड़ा क्वेश्चन पूरा आएगा, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। टर्न अराउंड टाइम, उससे पहले आपको कंप्लीशन टाइम निकालना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम, then you will be able to calculate average turnaround time, then you have to calculate the waiting time, then you will be able to calculate the average waiting time, then if it is asked that is response time in case of FCFS, which is a non preemptive type of algorithm, again you calculate and increase one column also here, एक column बढ़ा दीजिए, then you will show like this, P1 already यहाँ लिखा हुआ है, ये कैलकुलेशन यहाँ पे कर दीजिए, फिर एक और बढ़ा लीजिए, दैट इज एवरेज रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, चलिए और देखते हैं एक न्यूमेरिकल। Consider the following set of 5 processes. How many processes? 5, P1, P2, P3, P4, P5 with their following arrival time in CPU bus time. Arrival time is also given 20234. CPU bus time is 21354. If FCFS scheduling algorithm is followed, calculated the again turnaround time, average turnaround time, waiting time, average waiting time, and again response time. And you know now what is response time. Response time is first time CPU allocation minus arrival time. And if it is which type of algorithm? If it is non-preemptive type of algorithm, in case of non-preemptive type of algorithm, the waiting time will be equal to the response time. Both time will be equal. Gantt chart बनाते हैं सबसे पहले, चलिए कैसे बनाते हैं Gantt chart। ठीक है, सबसे पहले जीरो टाइम पे, जीरो पे कौन आया? P2 आया, तो P2 का एलोकेशन होगा, और हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड? 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए P2 विल बी एग्जीक्यूटेड। अब देखिए फिर वही वाली बात आ गई, 1 पे कोई प्रोसेस ही नहीं आया आपके पास, ये 0 पे आया था। उसके बाद जो 2 प्रोसेस आ रहे हैं वो 2 यूनिट ऑफ टाइम पे आ रहे हैं, ये इसीलिए एग्जांपल लिया गया है। तो यहाँ पे ये 1 यूनिट ऑफ टाइम है, तो आपको क्या करना है, 2 तक आने के लिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2, ये क्या होगा, दिस इज CPU आइडियल टाइम, दिस टाइम इज CPU आइडियल टाइम, दिस टाइम इज CPU आइडियल टाइम। तो इसके बाद 2 पे P1 भी आया, P3 भी आया, तब हम क्या करते हैं, FCFS है तो ऑलरेडी पहले कौन आया, पहले P1 आया, जिसका जो आईडी है वो जो कम है उसे हम मानेंगे वो पहले आया, हमेशा ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, तो P1 एग्जीक्यूट होगा तो कितना चाहिए, CPU बस 2 है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। P2 हो गया, उसके बाद कौन आएगा, P3 आएगा, P3 का कितना है, 3 है, तो P3 को एग्जीक्यूट करेंगे तो 3 + 4 7 हो जाएगा। उसके बाद 3 पे अराइवल टाइम पे कौन आया, P4 आया। अब वो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम से आगे निकल चुके हैं, ऑलरेडी रेडी क्यू में है। वो तो पहले जब 1 पे थे तब रेडी क्यू में कोई था ही नहीं, रेडी क्यू में कौन आया, 2 पे आया, तो वो बीच में इसीलिए CPU आइडल टाइम हो गया था। यहाँ पे तो सब अब रेडी क्यू में आ चुके, क्योंकि वी आर एट 7। तो 7 पे जब P4 को देखा, तो P4 को देखा क्योंकि वो 2 के बाद 3 पे P4 ही आया है, और उसका CPU बस कितना है, 5 है, तो 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 12 हो गया, 7 5 12। उसके बाद P5 आ गया, कोई इशू ही नहीं है, तो P5 आ गया, कितनी देर चाहिए उसे, 4 चाहिए, तो 12 4 16। तो यही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप अपना गैंट चार्ट बना लेंगे, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व योर आंसर करेक्टली, सॉल्व योर क्वेश्चन करेक्टली। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको। प्रोसेस आईडी लिख लिया, अराइवल टाइम हो गया, CPU बस टाइम हो गया, सबसे पहले कंप्लीशन टाइम निकालना है, तो गैंट चार्ट से लिख लेते हैं कंप्लीशन टाइम। P1 को कंप्लीट होने में 4 लगे, 4 यूनिट ऑफ टाइम, तो P1 के लिए हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ब्लैक कर लेता हूँ। P4 के लिए क्या होगा, दैट इज P4 के लिए 4 होगा। P2 के लिए क्या होगा, P2 का जो कंप्लीशन टाइम है दैट इज 12, साथ साथ कर सकते हैं आप भी, 12। P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है, P3 का कंप्लीशन टाइम है 7, P3 का कंप्लीशन टाइम है 7, अब समझ में आ रहा होगा आपको। P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 12 है, P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 12, P4 का कंप्लीशन टाइम 12 है। P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P5 का कंप्लीशन टाइम दैट इज 16। ओके, उसके बाद नाउ यू कैन कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम यहीं से कॉपी कर लीजिए, 4 12 7 देन 12 देन 16, 2 12 नहीं हो सकते, कुछ मिस्टेक है। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P2 का कंप्लीशन टाइम इज 1, P2 का कंप्लीशन टाइम इज 1, P2 का कंप्लीशन टाइम इज 1। यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे भी मिस्टेक है, P2 का कंप्लीशन टाइम इज 1,
P2 का कंप्लीट टाइम इज 1। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 4 है। P2 का कितना है, 1 है। P2 का कितना है, 1 है। P3 का कितना है, P3 का कंप्लीशन 7 है। P3 का कंप्लीशन टाइम 7 है। P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 12 है। P4 का कंप्लीशन टाइम 12 है और P5 का कितना है, 16 है। तो कंप्लीशन टाइम 4, 1, 7, 12, 16 माइनस 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 अराइवल टाइम इज 2, 0, 2, 3, 4। 2, 0, 2 एंड 3 एंड 4 देख लेते, कैलकुलेट करते हैं। 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 1 - 0 इज 1, 5 और 2 7 और 12 है तो 9 और 3 12 और ये कितना हो गया, 12 4 16 हो गया। टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया, टोटल यहीं निकाल देता हूँ। 2 और 1 3, 5 3 8, 8 हो तो 10 और 9 19 का 1 और ये 29। तो 29 बाई हाउ मेनी प्रोसेसेस, 5। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 पंजे 25.5 और कितना हो जाएगा, 4 40, 5 अठे 40। दिस इज द आंसर, पहला आंसर आ गया। दिस इज आई हैव ऑलरेडी रिटन, दैट इज 5.8। चलिए वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम कितना है, 215 9 12, 215 9 12 माइनस 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 CPU bus time is 21354, 21354 equal 2 - 2 is 0, 1 - 1 is 0, 5 - 3 is 2, 9 - 5 is 4 and this is 8। यहीं कैलकुलेट कर देता हूँ इसे भी। 2 4 2 6 8 8 और 6 14 और 14 बाई हाउ मेनी प्रोसेसेस, टोटल 5 प्रोसेसेस टू कैलकुलेट द एवरेज। 14 बाई 5, 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40। आंसर इज 2.8। आई हैव रिटन द आंसर, दैट इज करेक्ट, 2.8। रेस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, तो रेस्पॉन्स टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेस्पॉन्स टाइम इक्वल टू फर्स्ट टाइम CPU एलोकेशन माइनस अराइवल टाइम। तो फर्स्ट टाइम देख लेते हैं CPU कब मिला। P1 को फर्स्ट टाइम मिला 2 पे, P1 को मिला 2 पे, ठीक है। P2 को मिला 0 पे, P2 को मिला 0 पे। P3 को कब मिला, 4 पे, P3 को कब मिला 4 पे। P4 को कब मिला 7 पे, P4 को कब मिला 7 पे। और P5 को कब मिला, 12 पे मिला। तो क्योंकि पहला दूसरा तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि किस टाइप की एल्गोरिथम है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव में देखना होगा एक प्रोसेस कई बार आया होगा, और जब कई बार आया होगा तो इसमें देखना होगा पहली बार वो कब आया है, ठीक है। तो माइनस अराइवल टाइम इसमें से माइनस करना होगा। अराइवल टाइम इज 20234, 20 दैट इज 2 then 3 then 4। 2 - 2 is 0, 0 - 0 0, 4 - 2 is 2, 7 - 3 4, this is 4 and this is 8। तो 8 4 12 और 2 14। और अगर मैं एवरेज रेस्पॉन्स टाइम की बात करूँ तो 14/1 2 3 4, प्रोसेस कितने हैं, 5 हैं, सॉरी 1 2 3 4 5। तो कितना आएगा, वो ही आएगा 14/5 इज 2.8। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट दी इफ the algorithm is of non-preemptive type, then the waiting time will be equal to the response time। average waiting time will be equal to the average response time। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसी तरीके से सारी बात पूछी गई थी, सब हमने कैलकुलेट कर लिया। कंप्लीशन टाइम निकाला पहले, फिर टर्न अराउंड टाइम, फिर एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, और फिर उसके बाद वी हैव कैलकुलेटेड द रेस्पॉन्स टाइम। चलिए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, एंड इट विल बी द लास्ट न्यूमेरिकल फॉर FCFS। दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल। इसके बाद आपको सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हर तरह का क्वेश्चन वी हैव सॉल्व। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ 5 प्रोसेसेस विद देयर फॉलोइंग अराइवल एंड CPU बस टाइम। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। तो ये आपके पास उसी तरीके से 5 प्रोसेस हैं और इनका अराइवल टाइम गिवन है, CPU बस टाइम इज ऑल्सो गिवन। अगेन ऑल द थिंग्स आर बीइंग आस्क्ड, दैट टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, इंक्लूडिंग द रेस्पॉन्स टाइम। चलिए सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले वी विल ड्रॉ दी गैंट चार्ट। तो 0 टाइम पे कोई है, हाँ 0 टाइम पे P4 है, P4 का चांस आ गया। और कितना चलेगा, 3 तक चलेगा, क्योंकि कैसी एल्गोरिथम है, नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। प्रीएम्प्टिव होता तो जैसे ही 1 पे P3 आया तो इसे रोक देता, नहीं ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो सबसे पहले CPU P4 को मिला, अपना काम पूरा खत्म करेगा। उसके बाद 1 यूनिट ऑफ टाइम पे कौन आ गया, P3 आ गया। P3 को CPU मिलेगा, कितनी देर के लिए मिलेगा, 8 3 11 हो जाएगा। उसके बाद कौन आया, 1 के बाद 2 आया, फिर P1 का चांस आएगा।
P1 को कितनी देर के लिए मिलेगा, 6 के मिलेगा, 11 और 6 17। उसके बाद किसको मिलेगा, P5 को मिलेगा, P5 को कितनी देर के लिए मिलेगा, 4 के लिए मिलेगा, 17 और 4 21। और फिर उसके बाद P2 को मिलेगा, कितनी देर के लिए मिलेगा, सॉरी P2 को मिलेगा, P2 को मिलेगा कितनी देर के लिए, 3 यूनिट ऑफ टाइम के। तो 21 और 3 कितना हो गया, 24 हो गया। तो दिस इज द गैंट चार्ट। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं पूरा। प्रोसेस आईडी P1 P2 P3 P4 P5, अराइवल टाइम इज ऑल्सो गिवन, आई हैव रिटन in advance, CPU bus time is also given। ठीक है, now we have to calculate the completion time। तो P1 का completion time देखिए कितना है, 17 है P1 का completion time। तो यहाँ पे क्या ब्लैक ले लेता हूँ मैं, it will be visible properly। completion time P1 का निकालना है, तो P1 का completion time is 17। कब पूरा हुआ वो, 17 यूनिट ऑफ टाइम पे हुआ। P2 का completion time क्या है, 24 पे जाके पूरा हुआ वो, दिस इज 24। P3 का completion time क्या है, P3 11 पे जाके कंप्लीट हुआ, we will write 11 here। P4 का completion time कितना है, यहाँ से देखते हैं P4 कहाँ पे, ये रहा P4, सबसे पहले उसी का चांस आया, तो उसका completion time क्या है, 3 है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। फिर P5 का completion time क्या है, P5 का completion time है 21 यूनिट ऑफ टाइम पे जाके वो कंप्लीट हुआ। MS है, NS है, मिली सेकेंड है, नैनो सेकेंड है, वो क्वेश्चन में गिवन है तो उस तरीके से बात करेंगे। यहाँ पे तो कुछ ऐसा गिवन नहीं है, तो यूनिट ऑफ टाइम बोल रहे हैं, किसका कर रहे हैं, P5 का 21, P5 का 21। इसके बाद कंप्लीशन टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम लिख लेता हूँ सब, 17 24 11 3 एंड 21 माइनस 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 अराइवल टाइम इज 25104 25104। 17 में से 2 गए तो कितना बचा, 15। 24 में से 5 गए तो 19। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। 11 माइनस, क्योंकि आंसर सही आ रहा है तो इसका मतलब सही हो रहा है, तो 10 हो गया। 3 माइनस 0 इज 0, 3 लिख लेता हूँ, ढूंढने में आसानी होगी। और 21 माइनस में से 4 किए तो 17, 18 19 20 21। ठीक है, यहाँ टोटल कर लेता हूँ, 9 और 5 14, 14 और 14 और 7 21, 21 और 3 24, 2 3 4 5 6 64। और एवरेज निकालूंगा तो 64 को किससे डिवाइड करूँगा, 5 से डिवाइड करूँगा। तो 5 वन जा 5, 5 से करूँगा, 5 वन जा 5 कितना हो गया, 4 हो गया। 5 दूना 10, 4 हो गया, पॉइंट लगाया, 0 आ गया। तो ये कितना हो गया, 5 8 40। तो आंसर कितना आ गया, दिस इज 12.8। यही लिखा हुआ मैंने, 12.8 आ गया। दिस इज द आंसर, 12.8 आएगा। दिस इज द आंसर। व्हाट आंसर, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम 64, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 12.8। वेटिंग टाइम निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम है CPU बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम कितना है, 15 19 10 3 17, 15 19 10 3 17 माइनस 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 माइनस। उसके बाद CPU बस टाइम कितना है, 6 3 8 3 4, 6 3 8 3 4 कितना हो गया, 6 गए, कितने बचे, 9 बचे, 0 9 कर लेता हूँ, 9 6 15 और ये 16 कर लेता हूँ, इसको 0 2 लिख लेता हूँ, इसको 3 में से 3 गया, 0 लिख लेता हूँ। और 17 में से 4 गए, 13 4 17, टोटल कर लेता हूँ, 9 और 6 15, 16 17 17 18 19 20, 2 और एक 3 और एक 4, 40 आ गया क्या, वेटिंग टाइम। तो 40 को डिवाइड करूँगा किससे, 5 से करूँगा, तो ये 5 8 40। तो आपका आंसर आ गया, कितना आ गया, 8 आंसर हो गया। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे 8। दिस इज द वेटिंग टाइम, दिस इज द एवरेज वेटिंग टाइम, दिस इज द AWT, दिस इज द एवरेज वेटिंग टाइम। अब रेस्पॉन्स टाइम में निकाल लेते हैं। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम CPU एलोकेशन माइनस अराइवल टाइम, मालूम है आपको, बिल्कुल सेम आएगा, चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम CPU कब मिला, P1 को फर्स्ट टाइम मिला 11 पे, लिख लेता हूँ मैं 11 पे मिला। P2 को कब मिला फर्स्ट टाइम, P2 को मिला 21 पे, 21 लिख लेता हूँ। P3 को कब मिला, P3 को मिला 3 पे, 3 लिख लेता हूँ। P4 को कब मिला CPU, P4 को मिला 0 पे, P4 को कब मिला 0 पे। और माइनस P5 को कब मिला 17 पे, सही लिखा है, चेक कर लीजिएगा। माइनस 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 माइनस, क्योंकि रेस्पॉन्स टाइम सेम आना चाहिए, अभी पता लग जाएगा सही लिखा है कि गलत लिखा है। अराइवल टाइम कितना है, 25104, 25104। तो 11 माइनस 2 कितना हो गया, 9।
9 और 21 में से 5 गए 16 और 5 21, 3 में से 1 गया 2, इट इज 0, दिस वन इज 13 और 4 17, 13 टोटल कर लेता हूँ। 3 2 5, 6 5 11 और 9 20, 2 3 4 40, देखिए बिल्कुल वही आ गया, 40 आ गया। तो अगर आप क्या निकालेंगे, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम इक्वल्स टू 40 बाई हाउ मेनी प्रोसेस 5, दैट इज 8, विच इज इक्वल्स टू दी रेस्पॉन्स विच इज इक्वल्स टू दी एवरेज वेटिंग टाइम। तो मालूम है आपको, जो प्रीएम्प्टिव टाइप की नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप की एल्गोरिथम है उसमें वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम और रेस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम सेम होगा। एवरेज रेस्पॉन्स टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम विल ऑल्सो बी सेम। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई हो क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन 8 न्यूमेरिकल्स ऑन FCFS, जिसमें से डिफरेंट टाइप की बातें हमने सीखी। किसी में रेस्पॉन्स टाइम निकालना सीखा, किसी में अगर CPU आइडलनेस आ रही है तो वो देखा, किसी में हमने एफिशिएंसी निकालना देखा, किसी को हमने बिना अराइवल टाइम के हमने कैलकुलेशन करना सीखा अगर न्यूमेरिकल के अंदर अराइवल टाइम नहीं गिवन। ठीक है, तो चलिए ये सारा FCS हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह के आ रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, 4 प्रोसेस, अराइवल टाइम, बस टाइम। 2017-18 में 7 नंबर का पूछा है। FCFS से भी करना है सॉल्व और SRTF से भी करना है। SRTF अभी आपको नहीं आती है तो आप किससे सॉल्व कर दोगे, FCFS ऑलरेडी यू हैव डन। कंसीडर दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, विच वाज आस्क्ड इन 2018-19 फॉर 7 मार्क्स। 4 प्रोसेस, अराइवल टाइम, बस टाइम। क्या निकालना है, व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज यहाँ लगा है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है किसके लिए, FCFS के लिए, प्रीएम्प्टिव SJF के लिए। तो FJF आपको नहीं आती है अभी आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, FCFS शेड्यूलिंग के लिए सॉल्व कर सकते हो। 2018-19 में 7 नंबर का आया। और देखिए क्या क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन ये आया है, एक्सप्लेन दी वेरियस CPU शेड्यूलिंग टेक्निक विद गैंट चार्ट क्लियरली एज इंडिकेटेड, प्रोसेस नेम, अराइवल टाइम। ऐसे बोल लिख रहा है ये, इस तरह से क्वेश्चन को समझिए। ये प्रोसेस का नाम है, फिर कह रहा है दिस इज दी अराइवल टाइम भी ऑल्सो गिवन है, फिर प्रोसेस का टाइम यानी कि CPU बस टाइम इज ऑल्सो गिवन। क्या गिवन है, इस तरीके से टेबल बना लीजिएगा एग्जाम में। A04 इसका नाम है A, ये 0 ये 4। दूसरा B27 प्रोसेस का नाम B27 और फिर है C32 और फिर उसके बाद है D22, ऐसे बना लीजिएगा। देन यू कैन सॉल्व यूजिंग FCFS। SRTF तो अभी मालूम नहीं आपको, FCFS से पूछा है। तो FCFS में क्या निकालना है आपको, एक्सप्लेन द वेरियस CPU शेड्यूलिंग टेक्निक्स विद गैंट चार्ट क्लियरली एज इंडिकेटेड दिस। तो इसने पूछा क्या है, फॉर द फॉलोइंग दिस। तो FCFS के लिए वही निकाल दीजिए, फिर आप टर्न अराउंड टाइम निकाल दीजिए, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल दीजिए, वेटिंग टाइम निकाल दीजिए, एवरेज वेटिंग टाइम निकाल दीजिए। बाकी रेस्पॉन्स टाइम निकालने की जरूरत नहीं, कुछ पूछा नहीं उसने, पता नहीं उसने क्या पूछना है, लेकिन बेसिकली आपको ये सब बात निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और ये 5 नंबर का है क्योंकि 2 आपसे पूछे हैं FCF और SRTF, तो 5-5 नंबर के दोनों हैं। इट वॉज आस्क्ड इन 2018-19। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब FCFS का किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन आ जाएगा, you will be able to solve 100%. In the next lecture, we will discuss about next scheduling algorithm, that is shortest job first. और वो 2 तरह की होती है, प्रीएम्प्टिव भी होती है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी होती है। प्रीएम्प्टिव भी होती है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी होती है। जो नॉन प्रीएम्प्टिव है उसे तो SJF ही कहते हैं, या उसे नॉन प्रीएम्प्टिव SJF कह देते हैं, और प्रीएम्प्टिव को बोलते हैं SRTN, या फिर उसे बोलते हैं SRTF, या उसे बोल देते हैं प्रीएम्प्टिव SJF। SRTN का मतलब है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, या उसे बोल देते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बात करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, विच इज कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय प्रीएम्प्टिव वर्जन एज वेल एज नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन इज अवेलेबल विद SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।